न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं एरो इंडिया शो की। एरो इंडिया शो की हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश का एक जबरदस्त शो होने जा रहा है, एयर शो होने जा रहा है। और इसके बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल अमित सिंघल जी मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे चुना कि इस इम्पोर्टेंट विषय के बारे में मैं जनता तक जानकारी पहुँचा पाऊँ। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एयर शो होने जा रहा है इंडिया के अंदर। और ये एयर शो सिद्धार्थ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 15वां एयर शो है। इससे पहले इस एयर शो की शुरुआत हुई थी 1996 में। और ये एक ऐसा इवेंट है जो इंडिया के अंदर बाइनियल ऑर्गेनाइज होता है। बाइनियल से मेरा मतलब है 2 साल में एक बार। तो पहला शो हुआ था 1996 में, और जो आखिरी शो हुआ था वो 2023 में बेंगलुरु में, यलहंका एयरफील्ड है हमारी, वहां पे ये शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें दुनिया की लगभग हर एक कंपनी जो एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, वो अपने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इंडिया के अंदर आती हैं। जब एयर शो की बात करते हैं तो अमूमन लोगों के दिमाग में होता है तरह तरह के जहाज दिखेंगे, हवाई जहाज, तरह तरह के लड़ाकू विमान दिखेंगे। तो इस बार की अगर हम बात करें तो क्या खासियत, इस बार खास क्या दिखने जा रहा है? देखिए सिद्धार्थ जी, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या खास दिखने जा रहा है, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है दर्शकों का कि इस एयर शो का उद्देश्य क्या है। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो है एयर शो, जिसमें बहुत सारे दुनिया भर की एयर पावर का एयर प्रदर्शन किया जाएगा, एयरक्राफ्ट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा जो मकसद है वो है एक तरीके से अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना, अपनी एयर सुपीरियरिटी, एयर पावर का प्रदर्शन करना, साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की दिशा में खासतौर पे एयर फोर्स पावर जो है, उसमें जो भी नवीनीकरण, जो भी इनोवेशन हो रहा है, उसका प्रदर्शन करना। तो इस बार अगर आप देखेंगे सिद्धार्थ जी, तो लगभग 115 कंपनियां दुनिया भर से इस एयर शो में हिस्सा ले रही हैं। और वो अपने लगभग 220 से ऊपर के प्रोडक्ट, जो कि एयर क्षमता को दर्शाते हैं, एयर क्षमता के क्षेत्र में जो तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है उसको दर्शाते हैं, उसका वो प्रदर्शन करेंगी। तो ये एयर शो, जैसे इस बार ये एयर शो शुरू हो रहा है 10 फरवरी को और खत्म होगा 14 या 15 फरवरी को, तो लगभग 5 दिन की ये इवेंट है। इस इवेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो शुरू के 3 दिन होंगे वो होंगे जितनी भी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे, और उन कंपनियों के थ्रू जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी तो उसमें उनके डेलीगेशन हिस्सा लेंगे। और जो लास्ट के 2 दिन हैं वो आम जनता के लिए खोले गए हैं, जिसमें आम जनता जो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले हुआ है उसको देख सकें। और उसके बाद उसमें एयर शो का भी प्रोविजन किया गया है, जिसमें जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो जनता के समक्ष अपनी एयर पावर का डिस्प्ले करेंगे। तो अगर हम आए कि ये 3 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा एयर शो हो रहा है उसकी थीम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो उसकी थीम ये है, उसका थीम है रनवे टू दी बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो भी एयर पावर के क्षेत्र में जो जो अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, जिससे बहुत सारी कंपनी मिलजुल के अपने बिजनेस के क्षेत्र में ग्रोथ कर पाए। जैसे हमारे अभी क्या है, इंडिया का फोकस क्या है सिद्धार्थ जी? इंडिया का फोकस ये है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। जो इंडिया के एरोस्पेस के क्षेत्र में जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वो दुनिया के उसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले जो OEM है उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, जिससे जो भारत का फोकस है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भारत, उस पे उनको बाहर की टेक्नोलॉजी का भी वो उसमें इंक्लूजन कर पाए, और जिससे ये जो स्टार्टअप वाली जो एक इकोनॉमी ग्रो हो रही है एरोस्पेस के क्षेत्र में, इसको आगे बढ़ावा मिले। जैसे आपने बोला OEM आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन दुनिया की कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको शेयर करना ही नहीं चाहते हैं लोग। जी। और खास तौर पर चाहे वो अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, या दूसरी जो पावर्स हैं अगर उनकी हम बात करते हैं, तो
वो अपनी कौन कौन सी चीजें इस बार दिखा रहे हैं, कुछ खास लेके आ रहे हो, जैसे रसिया है, जी जी क्या जी। लेके आ रहा है इस बार? तो जैसा कि जो लोग इस क्षेत्र पे अपनी रुचि रखते हैं, तो उन्होंने पिछले 10-15 दिन में देखा होगा कि अचानक से सोशल मीडिया में बहुत सारे हमारे ऐसे चैनल्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं। इवन आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि इस समय जो मेन चीज़ सबका फोकस चल रहा है, वो चल रहा है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है? एक तरफ रशिया अपना दबदबा बनाना चाह रहा है मार्केट में, एक तरफ अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाह रहा है मार्केट में, और सबको पता है कि इंडिया एक उभरती मिलिट्री शक्ति है, और इंडिया इस समय चाहती भी है कि अपनी एयरफोर्स का जितने से ज्यादा हो सके विस्तार करे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को थ्रेट एक तरफा नहीं है, बल्कि हर तरफ से इंडिया को थ्रेट है। अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी देश का, ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो वहां भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और साउथ और उसमें कहां से कौन सा थ्रेट इमिनेट हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इंडिया एक तरीके से चारों तरफ से, आप सोचिए कि इंडिया को एयर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए इस समय इंडिया की एयरफोर्स को बहुत सारे नवीनीकरण वाले इक्विपमेंट की जरूरत है। तो उस समय अमेरिका और रशिया का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया की तरफ जाहिर सी बात है बनेगा ही बनेगा। तो इस क्षेत्र में आपने सुना होगा कि जैसे अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि अपने वो लेटेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसको F-35 भी बोलते हैं, उसका प्रदर्शन करे, और चाहे तो कन्विंस करे इंडिया को कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो और हो सके तो उससे F-35 खरीदने की कोशिश करे। साथ ही साथ ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो एक तरफ रशिया है जिसने इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है, और उनके साथ हमारा पुराना तालमेल भी रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो रशिया जो है वो उसने अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है जिसे बोलते हैं सुखोई 57, जो कि अगेन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो दोनों ही कंट्री अपना एयर पावर का, एयर टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले करके ये चाहेंगे कि इंडिया से किसी तरीके का सामंजस्य स्थापित हो पाए, सो दैट वो उनके जो भी एयरक्राफ्ट है जो वो बेचना चाहते हैं दुनिया को या इंडिया को, तो इंडिया उसके लिए हामी भरे। तो ये एक मेन आकर्षण का केंद्र है, जिसको पिछले अगर आप 2-3 दिन की मीडिया न्यूज को फॉलो करें तो उसमें हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि पहले ये हुआ था कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं F-35 वो नहीं आ रहे हैं इंडिया में, लेकिन जैसे ही रशिया के एयरक्राफ्ट सुखोई 57 इंडिया में लैंड हुए, उसके बाद अगले दिन ही यूएसए के एयरक्राफ्ट भी वहां पे पहुंच गए। तो इस तरीके की एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आपको इस एयर शो में देखने को मिलेगी। मतलब हर एक देश अपनी तकनीक को दिखाना चाहता है, टेक्नोलॉजी को दिखाना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भारत की हम बात करते हैं तो दुनिया की जो डिफेंस मार्केट है, इक्विपमेंट की जो मार्केट है, अगर हम उसकी बात करें तो भारत एक अहम रोल अदा कर रहा है। तो ऐसे में मेक इन इंडिया की जब बात कही जाती है तो कितना बड़ा बढ़ावा मिलेगा इस एयर शो से? देखिए, जहां तक इंडिया की जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में बहुत सारे सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं। एंड पिछले कुछ एक दशक में आपने देखा भी होगा, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जिक्र हुआ, और अभी ये हुआ कि हम अपना पूरा पूरा जो एयरफोर्स का डिपेंडेंसी है वो इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट पे धीरे धीरे उस तरफ हम उस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, जिससे हमारी जो डिपेंडेंस है बाहर की कंट्री में वो कम से कम हो सके या आने वाले समय में समाप्त हो सके। तो इसी क्षेत्र में भारत ने भी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो भारत डिस्प्ले करने जा रहा है उसे बोलते हैं एमका एयरक्राफ्ट। एमका का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। जब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनका स्टेल्थ वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दुश्मन के रडार में नजर ना आए। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो बहुत ही गिने चुने देशों के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है। तो अब इंडिया भी इस तरीके से, इंडिया का जो विजन है कि आगे वाले समय में कि इंडिया भी इस तरीके की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट को डेवलप करे। अब इससे फायदा क्या होगा? डेवलप होने में इंडिया ने ये चीज जो कंसेप्चुलाइज की थी, जो उसका विजन निर्धारित किया था, वो शायद पिछले 2 साल में निर्धारित किया था। और जहां तक खबरों का सवाल है तो ऐसा
प्रतीत होता है कि शायद 2031-32 तक हम पहला एमका एयरक्राफ्ट बना पाए। मैं एमका पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ सिद्धार्थ जी, कि जैसे ही एमका का अनाउंसमेंट हुआ कि भारत सरकार एमका का डिस्प्ले करने वाली है इस एयर शो में, तो बहुत सारे चाइनीज ट्विटर हैंडल अचानक से एक्टिवेट हो गए और बहुत सारे ऐसे फेक हैंडल्स, जो ट्विटर हैंडल जो हमारे देश में काम कर रहे हैं और शायद दुश्मन के द्वारा उनका स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है, तो अचानक से उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और इंटरेस्ट कोई इंकरेजमेंट के लिए नहीं था, इंटरेस्ट था कि किस तरीके से इस चीज को अंडरमाइन किया जाए, इसका मजाक उड़ाया जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मतलब अगर आप एक स्पोर्ट्स की तरीके से लें तो अगर कोई भी चीज आप मार्केट में लाते हैं तो कोई उसकी तारीफ करता है, कोई उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन मैं इस मुद्दे को इसलिए आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको इंडिया का एमका एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करना अच्छा नहीं लग रहा है, सो दैट मीन्स कि उसको भी अंदर से थोड़ा सा लगा है कि यार ये इंडिया क्या करने जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एडवर्सरी को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि भारत एक नई टेक्नोलॉजी, एक 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को आगे आने वाले समय में घरेलू तरीके से उसको प्रोड्यूस करे और उसको अपग्रेड करे। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, जो मेरी समझ के अनुसार जो एक इक्विपमेंट भारत डिस्प्ले कर रहा है, उसको बोलते हैं जेट लॉइटरिंग एम्यूनिशन। तो जेट लॉइटरिंग एम्यूनिशन दर्शकों के फायदे के लिए मैं बताना चाहूंगा क्या होता है। लॉइटरिंग का मतलब होता है जो टारगेट के ऊपर घूमता रहे, लॉइटर करता रहे, मंडराता रहे और जब उपयुक्त समय आए तो जाके टारगेट को हिट करे। मतलब ऊपर मंडराता रहेगा एक तरीके और उसके बाद टारगेट हिट करेगा। सो इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का जो नाम दिया गया है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। उसका नाम दिया गया है कातिल, जिसको हिंदी में बोलते किलर। ये एक तरीके का फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है कि आपने उसको टारगेट उसके अंदर फिट कर दिया और आप उसके बाद भूल गए। मतलब इसमें टारगेट पहले से आप रजिस्टर कर देंगे, वो उसका अपना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होगा। वो टारगेट के ऊपर जाएगा, टारगेट के ऊपर लॉइटर करेगा, घूमेगा और जब उपयुक्त समय आएगा तो आपकी मर्जी के मुताबिक वो टारगेट को हिट करेगा। तो जिसका टोटल लगभग, अगर जो जानकारी ओपन सोर्स में उपलब्ध है, तो उसकी लोड कैपेसिटी लगभग 12 से 15 किलो के आसपास है, जिसमें वो लगभग 1 से 2 किलो का एम्यूनिशन कैपेसिटी वाला पेलोड लेके जा सकता है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और ये भारत पहली बार इस एयर शो में इसका डिस्प्ले करना चाह रहा है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि HAL और अपनी घरेलू रिसर्च एजेंसी DRDO के थ्रू डेवलप करी जा रही हैं। इन सभी उपकरणों का भारत इस बार एक बड़े तौर पे डिस्प्ले करने जा रहा है, जिससे दुनिया को पता चले कि भारत भी एक तरीके से एक इमर्जिंग एयर पावर है और भारत भी इनोवेशन, नवीनीकरण, जहां टेक्नोलॉजी का सवाल है उसके क्षेत्र में काफी हद तक बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। तो क्या इस जो एयर शो के अंदर मिसाइल्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को भी दिखाया जाएगा? जी सिद्धार्थ जी, मिसाइल्स का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जहां तक इसके एग्जैक्ट आंकड़े का सवाल है तो वो ओपन मीडिया में भारत की जो डिफेंस वेबसाइट है जिसमें एयर शो का जिक्र किया गया है, तो उसमें उन मिसाइल का भी विवरण दिया गया है। और मैंने जो आपसे टेक्नोलॉजी करी, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें दुनिया का काफी फोकस है, तो इसलिए मैंने आपके समक्ष यही 2 टेक्नोलॉजी का विवरण पेश किया। अच्छा अमित जी, एक और बड़ी चीज जिसमें दुनिया का ध्यान है इस समय, जब ड्रोन की हम बात करते हैं जी, तो एक विचार ये भी आया कि बड़े बड़े जो जहाज हैं, फाइटर, उनको डेवलप करने की अब जरूरत नहीं है, अब कम पैसे में जो है बड़ा खेल हो सकता है, इस तरीके की बातें आने लगी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से ये शो फोकस करेगा? अब एक चीज आप देखिए, अगर हम ड्रोन को समझना चाहें कि आज की जो वॉरफेयर है उसमें ड्रोन का महत्व क्या है, तो हमने उस वॉरफेयर में ड्रोन का महत्व देखा अभी जो रशियन एंड यूक्रेन वॉर हो रही है। उसमें ड्रोन का किस तरीके से और कितना इस्तेमाल किया ये किसी से छुपा नहीं है। तो आगे आने वाला समय जो आपने बताया बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट है कि एयरक्राफ्ट तो होंगे, साथ साथ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है ये भी एक बहुत बड़ा एयर सुपीरियरिटी में रोल प्ले करने वाली है। लेकिन जहां तक ड्रोन का सवाल है तो ड्रोन के अंदर जो एक लिमिटेशन ये होती है कि जो ड्रोन की हवा में रहने की क्षमता होती है वो एक एयरक्राफ्ट से कम होती है।
और दूसरी चीज क्या होती है कि जो एयरक्राफ्ट जितना पेलोड लेके उड़ सकता है उतना ड्रोन लेके नहीं उड़ सकता। तो अगर लॉन्ग रेंज में, जहां तक टैक्टिकल लेवल की वॉर का सवाल है, टैक्टिकल लेवल से मेरा मतलब ये है कि जो मतलब हमारे और दुश्मन के बीच का जो एरिया है वो 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है, तो जो टैक्टिकल हमारी बैटलफील्ड है, तो उसमें ड्रोन इस समय बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपको बड़े एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। छोटे ही एयरक्राफ्ट में जिसको आपने फायर किया एंड आप भूल गए उसको, और उसमें खर्चा भी कम आएगा और एक बड़े एरिया को कम खर्चे में कवर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले समय जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी, जैसे हमने अभी लॉइटरिंग एमुनिशन टेक्नोलॉजी की बात करी, तो एक तरीके से देखें वो अपने आप में एक तरीके का ड्रोन ही है, लेकिन चूंकि उसमें जेट इंजन लगा है तो उसकी जो रेंज है वो ज्यादा है, और जो उसमें अधिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जा सकते हैं वो ज्यादा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जिस तरीके से स्मॉल स्केल या लाइट वेट ड्रोन का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर मीडियम वेट ड्रोन का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर हैवी वेट ड्रोन का डेवलपमेंट हो रहा है, और जहां तक आपको भी विदित होगा कि आजकल लोग ड्रोन बेस्ड एयर टैक्सी का भी प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो आपने पॉइंट दिया कि ड्रोन बहुत हद तक हो सकता है कि जिस तरीके के हमारे मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करने में संभव हो। तो अमित जी ने एक बड़ी बात कही, क्योंकि दुनिया बदलती हुई है, हर दिन नई चीज आती है, नए इनोवेशंस हैं। तो इस एयर शो में आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, जबरदस्त तरीके की, हम कह सकते हैं कि ताकत भी दिखेगी, भारत की ताकत। दुनिया भर के जो देश हैं जो भारत में अपनी टेक्नोलॉजी बेचना चाहते हैं, तो उनके विमान भी आपको दिखेंगे, और यह सब बेंगलुरु में हो रहा है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।